नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। बात करेंगे देश और दुनिया की खबरों की। पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और एस्फहान पर एक बेहद सफल हमला किया है। और ट्रंप ने लिखा है अपने ट्वीट पर कि सभी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं और फोर्डो पर पूरे पेलोड के साथ बम गिराए गए। अपने ट्वीट में उन्होंने अमेरिकी वायुसेना की सराहना करते हुए कहा है कि दुनिया की कोई और सेना ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती। ट्रंप ने ट्वीट के अंत में यह भी लिखा है कि अब शांति का समय है। हालांकि इस बयान पर ईरान या अमेरिकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। तो अब ट्रंप का यह दावा ईरान पर हमला सफल रहा है और अपनी ट्वीट कर जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। और वहीं जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा हालात की समीक्षा और आगामी श्री अमरनाथ यात्रा के तैयारियों का जायजा लिया। और इस दौरान उन्हें ऑपरेशन गतिशीलता और राजनीतिक हालात की जानकारी भी दी गई। सेना के द्वारा उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें निगरानी, निर्णय और रिस्पॉन्स सिस्टम को लेकर महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा किया गया। सेना प्रमुख ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और हर स्थिति से निपटने को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। तो थल सेना अध्यक्ष ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर दौरे पर उपेंद्र द्विवेदी जहां तमाम चीजों की जानकारी ली और इस दौरान सेना के जवानों से भी मिले और सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार और माउंट एवरेस्ट विजेता भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने भस्म आरती में हिस्सा लिया। सुबह आयोजित इस विशेष आरती में दोनों श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ शामिल हुए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भिन्न विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। वहीं भस्म आरती के बाद दोनों ने मंदिर परिसर में दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव साझा किया। और वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां ओलंपिक डे रन का आयोजन किया गया और लेट्स मूव अभियान के तहत इस दौरान दौड़ भी हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर शुभकामनाएं दी है। तो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की लेट्स मूव अभियान के तहत विशेष ओलंपिक दिवस दौड़ का आयोजन किया गया और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों का उत्साह ये दिखाता है कि देश खेलों को लेकर गंभीर है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार खेलों में आगे बढ़ रहा है और देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी के लिए प्रेरित भी किया। आज दिल्ली में जो ओलंपिक डे सेलिब्रेशन हुआ और ओलंपिक रन हुआ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि दिल्ली के हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर फैसिलिटीज़ की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरीके से दिल्ली देश ओलंपिक 2036 की मेज़बानी के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि विश्व के द्वारा हमें ये मेज़बानी मिले और हमारा भारत देश इस ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयारी करें, हमारे एथलीट अपनी तैयारी करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे और हर राज्य से, हर गांव से बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सुंदर फैसिलिटीज़ हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। बहुत सारे खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से सक्षम है हम। और आज की ओलंपिक रन एक बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आज हजारों लोगों ने शुरू करी। केंद्रीय मंत्री भी इसमें रहे और आदरणीय पीटी उषा जी की अध्यक्षता में ये सारा का सारा मोमेंट हुआ। मुझे खुशी है कि दिल्ली इस ओलंपिक रन की साक्षी बनी। आज
और वहीं दिल्ली से एक और जानकारी आपको बताते चले, ओलंपिक डे रन का आयोजन जिसमें लेट्स मूव अभियान के तहत दौड़ आयोजित किए गए और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसमें शिरकत की है। दौड़ में युवाओं ने अपना जोश और ऊर्जा भी दिखाया। तो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वैश्विक अभियान लेट्स मूव के तहत ओलंपिक दिवस दौड़ का आयोजन किया गया और इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले के और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी हिस्सा लिया। दौड़ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मंत्री मंडाविया ने खेलों को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और फिट रहने का संदेश दिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना रहा। गोरखपुर से खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया और सीएम ने इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अफसरों को इस दौरान समस्या समाधान के निर्देश भी दिए। तो गोरखपुर से ये जानकारी जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे और मुख्यमंत्री के पास अपनी जो समस्याएं हैं वो लेकर पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाकर इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही एक एक कर फरियादे से मुलाकात कर उनकी बातों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। और इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिन्होंने अपनी और व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि हर जायज समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। बढ़ते आगे, पुरी ओडिशा के पुरी से ये खबर सामने आ रही, जहां रथ यात्रा की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। जगन्नाथ मंदिर में सजावट का काम जारी है। श्रद्धालुओं के स्वागत की खास व्यवस्था और ये तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आए हैं, जहां पुरी ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से पहले तैयारियां जोरों पर है और जगन्नाथ मंदिर में रथों की सजावट, मंदिर परिसर की साफ सफाई और धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होते हैं और ऐसे में प्रशासन भी सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर मुस्तैद है। पूरे शहर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल इस दौरान देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर सामने आ रही, जहां योगिनी एकादशी पर श्रद्धालुओं की भीड़ और हर की पैड़ी पर उमड़े श्रद्धालु, पावन स्नान की लंबी कतारें। और उत्तराखंड के हरिद्वार में योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर जो है ये तस्वीरें सामने आई, जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पौड़ी पर उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचने लगे, जिससे घाटों पर आस्था का माहौल दिखाई दे रहा है। पवित्र स्नान के लिए लोग दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और साफ सफाई के विशेष इंतजाम भी किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। धार्मिक आयोजनों के चलते पूरे क्षेत्र में भक्ति में जो माहौल है वो हो चुका है। तो आपको बता दें, हरिद्वार से ये खबर और ये तस्वीरें भी दिखा रहे, जहां योगिनी एकादशी पर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद पहुंची है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। बढ़ते आगे, ओडिशा के मयूरभंज और बालासोर जिलों में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन ने नाव और रेस्क्यू टीमों को तैनात किया है। बचाव कार्य तेजी से जारी है और प्रभावितों को राहत सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हैं और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने अगरतला के नागरजाला बस स्टैंड के पास स्थित तालाब के सुधार और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों को सुंदर, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। तालाब के सौंदर्यीकरण से न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षक बनेगा। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया।
देहरादून से खबर सामने आ रही है, कांवड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एसडीआरएफ, जल पुलिस 60 आपदा मित्र भी इसमें तैनात होंगे। भीड़ भाड़ वाले स्थानों की निगरानी भी की जाएगी और 30 जून को आपदा प्रबंधन विभाग करेगा मॉक ड्रिल। अगले महीने हरिद्वार में संचालित होगी कांवड़ यात्रा। तो एसडीआरएफ, जल पुलिस 60 आपदा मित्र इसमें तैनात रहेंगे। उत्तराखंड में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में यह तय किया गया कि यात्रा मार्ग की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी और इसके साथ ही एसडीआरएफ, जल पुलिस और 60 आपदा मित्रों की तैनाती भी जो की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की जो आपात की स्थिति है वो उस पर निपटा जा सके। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी और इसके अलावा 30 जून को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अगले महीने शुरू होने जा रही है और इसी के तहत ये तमाम तैयारियां की जा रही है। एक और जानकारी देहरादून से आपको बताते चले, पंचायत चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा आरोप और कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पंचायती राज की संवैधानिक अवधारणा को नष्ट किया। आरक्षण में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं, यशपाल आर्य ने कहा है। बीजेपी ने न्यायालय के आदेशों को नहीं माना है। बीजेपी ने पंचायती राज की संवैधानिक भावना को नष्ट किया है। तो कांग्रेस का ये बड़ा आरोप आपको बताते चले, बीजेपी पर जमकर निशाना, पंचायती राज की संवैधानिक अवधारणा को नष्ट किया है। बीजेपी ने यह कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी ने पंचायती राज की संवैधानिक भावना को नष्ट कर दिया। आरक्षण में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया। यशपाल आर्य ने ये बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान इस वक्त तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पंचायती राज की संवैधानिक भावना को नष्ट कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि आरक्षण व्यवस्था में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और बीजेपी ने न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी की। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमला बताते हुए चुनाव आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और दुनिया एक विचित्र विरोधाभास से इस वक्त जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसका असर खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित रह जा रहे हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं और ये सुपर बग्स की ओर ले जाता है, ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में आम लोगों को बुनियादी एंटीबायोटिक्स भी समय पर नहीं मिल पाती है और यह न सिर्फ जानलेवा है बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की भी असमानता को दिखाता है। ये दोहरी समस्या सिर्फ चिकित्सा से नहीं बल्कि नीति, शिक्षा और वैश्विक सहयोग से ही हल हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हम समय रहते जागेंगे? तो ये देखने के लिए देखें हमारी खास रिपोर्ट। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इससे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा। विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वही दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना
आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय, यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम दो विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं। अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट। गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। संभावित समाधान। सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल ना करें, और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर कम आय वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं बल्कि समाज के लिए न्याय और विश्व को इसका लाभ मिल सके, इसका प्रश्न भी है। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो और कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है, और इस बात के लक्षण हमें आज भारत में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश के जनजीवन प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति के असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हुई है। भारत में असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम भी हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं, और ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी दिखाता है। चलिए जानते हैं मानसून के पहले आने के पीछे का आखिर कारण क्या है। ये देखिए रिपोर्ट। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी IMD ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है,
मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते संभलिए। भारत में इस साल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते